अपनी पूरी गोहाना जिला सोनीपत जिला की टीम को बधाई देता हूं कि आज हमारा एक बहुत ही कर्मठ साथी किन्हीं कारणों से नाराज होकर के हमारे से दूर चले गए थे, लेकिन दिलों से दूर हम नहीं हुए। आज भाई सुरेंद्र पंचाल जी पार्टी के अंदर दोबारा से घर वापसी हुई है और पूरे प्रदेश लेवल पर इनको बैकवर्ड के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेवारी दी गई है। और भाई सुरेंद्र हमारा सबसे कर्मठ साथी है और बहुत देर तक हमने इकट्ठे काम कर रखा है, क्योंकि अब चुनावी माहौल बहुत गर्म है। हम चाहते हैं कि जो बैकवर्ड क्लासेस के साथ सभी पार्टियों ने दगा किया है, अनदेखी की है, कि हम सारे इकट्ठे होकर के इस मिशन को और आगे बढ़ा करके सत्ता में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का पूरा दमखम लगाएं, और ताकि हम अपने लोगों के साथ हो रहे दगे को रोक सकें और उनको हिस्सा दिलवा सकें। आज सिर्फ इसी विषय को लेकर के यहाँ पर बॉडी का गठन किया गया। जो हमारी यहाँ अपने गोहाना बड़ौदा जो जिला सोनीपत में बड़ौदा हल्का है, उसमें जरा एक बार बॉडी जो बनाई है मैं बोल देता हूँ, वो सभी के नाम मेरे को दे दो। और जो हमारे बड़ौदा हल्के के जो हल्का अध्यक्ष हैं वो संजय पंचाल जी हैं और प्रभारी बलवान कश्यप जी हैं, और उसके साथ में कोषाध्यक्ष और जो नरेश जो प्रजापति है वो हमारे हल्का युवा अध्यक्ष हैं। हल्का अध्यक्ष नारायण पंचाल के साथ साथ जो युवा अध्यक्ष हैं वो नरेश पंचाल जी हैं, नरेश प्रजापति जी हैं। और इसी प्रकार से हल्का हल्का गोहाना के अंदर हल्का अध्यक्ष दोबारा से उनको नियुक्त किया गया है। पहले भी वही थे अपने जगबीर जी जुआ से। और हमारे प्रभारी हल्का राई से जो उसका लड़के का नाम क्या था भाई, वो जो कश्यप, जो हमारे अजीत जो सेन है कोच साहब, इनको हल्का राई का प्रभारी लगाया गया है। और हमारे जो धर्मवीर जी, इनको रिवाइव किया गया है, धर्मवीर प्रजापति हमारे युवा अध्यक्ष के तौर पर। और अरुण नानिया हमारे जिला में प्रवक्ता भी रहेंगे और साथ साथ में ये एससी मोर्चा के अध्यक्ष भी रहेंगे। और बहुत सारे पदों को लेकर के भी आज हमारी यहाँ टीम ने जिम्मेवारी लगाई है। बबलू बेड़वाल जी को उपाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेवारी मिली है। और जो हमारी सारी टीम है, इसमें जो ये आजाद जी और कपूर भुटाना, इनको भी उपाध्यक्ष हल्का बड़ौदा में लगाया गया है। दिनेश को खजांची, और दिनेश जो ब्लॉक समिति सदस्य है उनको खजांची के तौर पर जिम्मेवारी दी गई है। आज इस बॉडी के गठन के लिए ही हम यहाँ पर आए थे, और जो दोनों हलकों का, हल्का बड़ौदा हल्का गोहाना की आज टीम गठित की गई है। और इस टीम की जिम्मेवारी है कि बाकी के जो पद हैं, महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है, और जो दूसरे और हमारे पदाधिकारी बनाने होते हैं, बैकवर्ड मोर्चा है, और दूसरे नरेश प्रजापति को भटगांव का हल्का प्रभारी बना, नरेश प्रजापति को हल्का भटगांव का प्रभारी लगाया गया है। हल्का गोहाना का प्रभारी लगाया गया है। जयपाल सैनी को मोहाना का मंडल अध्यक्ष, जयपाल सैनी को मोहाना मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। और बहुत सारे पदाधिकारियों की लिस्ट लंबी है, हम ये लिस्ट आपको लिख के देंगे ताकि प्रिंट मीडिया में छप जाएगी। मित्रों, आज हमारे देश के अंदर जिस प्रकार का भेदभाव चल रहा है, इस भेदभाव को रोकने के लिए ये जो तबका है, जो जिसको हम 85% कहते हैं, SC ST OBC जो लोग हैं, इनकी संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन लीडरशिप इनमें कोई डेवलप नहीं हो सकी। इसलिए हमारे जिलाध्यक्ष विनोद जी दोबारा से इस मिशन के लिए काम कर रहे हैं। और मिस्टर विनोद जी के साथ साथ जो हमारे खजांची हैं राम भगत फौजी जी, इन सब ने मिलकर के आज के इस प्रोग्राम को जो है इसलिए यहाँ पर रखा था कि हमारे एक बहुत ही सक्रिय साथी जो
ओबीसी की जिम्मेवारी में बहुत देर से सक्रिय हैं भाई सुरेंद्र पंचाल जी। ये सारी टीम मिलकर के आने वाले लोकसभा विधानसभा दोनों चुनावों के अंदर अपनी एक अस्तित्व को कायम करेंगे। और हमारी 3 दिन पहले भी यहाँ पर गोहाना में एक राज्य स्तरीय जो जिला अध्यक्षों की मीटिंग थी, और अब सभी जिलों के अंदर जा करके हम इसी प्रकार की बॉडी का गठन करेंगे। है कि जो पार्टियां अभी तक दमखम दिखा रही हैं कि हम बीजेपी वाले कहते हैं हम जीतेंगे, कांग्रेस वाले एक गठबंधन लेकर के चले हुए हैं, वो भी कह रहे हैं हम जीतेंगे, लेकिन ओबीसी में अभी तक उनकी कोई दखलंदाजी नहीं। हमारा ओबीसी वोट मैक्सिमम अभी तक पिछले 2 चुनावों में मोदी जी के लोक लुभावने वायदों पर वोट करता रहा कि 300 वाला सिलेंडर जो है ना उससे भी शायद कम हो जाए, लेकिन अभी वो 1100 का बिक रहा था, अब 100-200 रुपए कम कर दिए। इसी प्रकार से जो नौकरियां का था 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, वो नौकरियां कहीं लोगों को दिखाई नहीं दी, 2 लाख भी नहीं दे सके। किसानों की आमदन 2 गुनी करनी थी, 1.5 गुनी करनी थी, वो आमदन जो थी वो भी खत्म हो गई। यहाँ 1 साल तक 500-700 लोग यहाँ दिल्ली की सड़कों पर मर गए। इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार पर और महंगाई पर अंकुश डालना था, वो भी कहीं कुछ हुआ नहीं। लेकिन हमने देखा तो कांग्रेस को भी है, देखा हमने बीजेपी का भी, सभी पार्टियों का कार्यकाल हम देख चुके हैं, इनेलो का भी देख चुके हैं, अब जेजेपी का और बीजेपी के गठबंधन का भी हम देख रहे हैं। लेकिन आप लोग खुद बताएं कि आखिर प्रदेश के किसानों और मजदूरों की हालात क्या है। ये सब 5 किलो दाने तक आ चुके हैं। सभी पार्टियां दमगजा भरती रही हैं, कांग्रेस भी करती रही है, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ है लेकिन उसके टेंटवे पर रहा। हम ये कहते हैं कि हमें राज की भूख नहीं, हिस्से की भूख है। हिस्सा हर किसी को बाप के जायदाद में जैसे मिलता है, उसी प्रकार देश के अंदर सभी नागरिकों को हिस्सा मिलना चाहिए था। लेकिन जो लोग हमारे बीच में से SC ST OBC में से जो लोग इन पार्टियों के MLA और MP बने, वो सिर्फ अपना पेट पीटते रहे, अपने वर्गों के पक्ष में वो एक शब्द इसलिए नहीं बोल सके कि कहीं अपर कास्टें नाराज ना हो जाएं और अगला टिकट ना दें। इसलिए जिसने भी बोलने की हिमायत की, जिसने भी बोलने की इन वर्गों के पक्ष में हिमायत की, उनको उठा करके दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया गया। यही व्यवस्था मैं 3 बार देख चुका हूं। बंसीलाल के साथ टकराव हुआ तो लोगों की 5 भर्तियों के बाद हमने देखा कि दलित और पिछड़े का हिस्सा 10-10% से ज्यादा नहीं दिया जाता, जो कि 10-10% तो एक दान में दिया जाता है। आदमी को दसवंध तो दान में मिलता है, हिस्सा तो जो 50% SC और BC का संवैधानिक तौर पर भी लिखा हुआ है, जबकि संविधान में तो 75 हिस्से लिखे हुए हैं। लेकिन सभी पार्टियां अंधे बनते रेवड़ियां दें अपनों को। इस बीमारी को खत्म करने के लिए ही लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का उदय। इनेलो के 3200 JBT टीचरों की भर्ती को देख करके, जब जिन बच्चों ने टेस्ट दिए थे वो बच्चे भी जो मेरिट में होते हुए 70% SC ST OBC की मेरिट थी, और उनको दरकिनार करके वो लोग लगाए जिन्होंने पेपर भी नहीं दिए थे। उसी बात की सजा ओम प्रकाश चौटाला काट के आए। और आ जाती है बीजेपी ने अपने जितने लोग लुभावने वायदे किए थे उनमें से एक वायदा भी पूरा नहीं किया। हाँ, बस इतना वायदा किया कि हम तुम्हारे को राम मंदिर बना के देंगे। राम मंदिर के लिए लड़ाई आज भी चल रही है। कमेटी में SC ST OBC में से एक भी मेंबर नहीं, जबकि गढ़ कटवाने वाले राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद के समय सारे OBC के लोग थे और उमा भारती के नेतृत्व में वो काम सारा चल रहा था। आज 3000 करोड़ रुपए इकट्ठा होकर के मंदिर बन गया। मंदिर में 1000-2000 भिखारी आ जाएंगे बाहर, और बाकी के अंदर भीख मांगने वाले वो जो लोग मंदिर कमेटी के मालिक हैं, वो करोड़ों रुपए का चंदा वो निकलेंगे। ये SC ST OBC इनके लिए 400 किलो का एक घंटा बंधेगा, वहां के लिए ये घंटा बजाएंगे और वो माल खाएंगे, और ये लोग मुंह ताकते रह जाएंगे। ये व्यवस्था इस देश में हिंदू मुसलमान की बना दी गई है।
2024 का चुनाव क्या सोनीपत से लड़ा जाएगा आपकी तरफ से? आप देखिए, मैं अपनी पार्टी का मुखिया हूं। जहां कार्यकर्ता इस बात की ताल ठोकेंगे, मैं पहले भी गोहाना मेरा कोई तैयारी नहीं थी। गोहाना में मुझे यही गोहाना की टीम जो है वहां पर प्रस्ताव लेके गई थी कि जी आप ये सीट हमारे में कोई लड़ने की इच्छा नहीं रख रहा, लेकिन सब थोड़ा अपर ताकतवर लोगों से घबराते हैं, आप गोहाना से आके लड़ें। फिर लोगों ने मेरे को चैलेंज कर दिया कि जब यहाँ गोहाना लड़ा तो बहुत सारे 8-10 गांवों में से कोई वोट नहीं पड़ी और लास्ट राउंड में हम हार गए। 2-2,500 वोटों से हार हुई, तो हार है, चाहे वो एक वोट से भी क्यों ना हो। फिर लोगों ने चैलेंज कर दिया कि गोहाना तो शहर था, बड़ौदा से लड़के दिखाना। फिर मुझे बड़ौदा इसी वजह से लड़ना पड़ा, भले वोट हमारी वो बाई इलेक्शन में पक्ष और विपक्ष कांग्रेस और बीजेपी के खाते में वोट बंटी, लेकिन वो बीजेपी जो सी अपने आप में दमगजे भरती थी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो 20-22 हजार पर सिमट गई और 5-6 हजार वोट मैंने भी लिए थे और मेरे से पीछे ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला की पार्टी ने भी लिए थे। लेकिन हमारा कहां से लड़ना है कहां से नहीं लड़ना है ये हमारे कार्यकर्ता तय करते हैं, मैं खुद तय कभी नहीं किया। ग्रामीण क्षेत्र में आपकी पार्टी का प्रचार बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। भाई, हम जिन तबके के लोगों के वो कहूंगा गाइड करने वाले एक व्यक्ति हैं, मैं तो गाइड ही कहूंगा अपने आप को। अभी मेरा जो समाज है वो बहुत मतलब जो है ना सो रहा है और वो ताकतवर लोगों के नजर में आने से डरता है। हालांकि ये पार्टी देखिए, यहां जब मैं आया हुआ हूं, यहां पर बड़ौदा की टीम बैठी, यहां पर गोहाना की टीम बैठी, यहां पर राय की टीम भी बैठी, यहां पर जो है ना मुखिया सारे हल्कों के 4 हल्के हैं, चारों हल्कों की टीम यहां पर बैठी है और 2 हल्के वो गनौर और प्रॉपर सोनीपत वो टीम यहाँ पर अभी आई हुई नहीं है, क्योंकि शहरी हमने अलग बना रखा है, ग्रामीण अलग है। ग्रामीण की टीम जिले की पूरी यहाँ पर है। मुख्यमंत्री का कल एक बयान था, एक महिला ने फैक्ट्री खोलने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने चंद्रयान पर भेजने की बात बोल रही है एक सभा में, जनसंवाद में, हिसार के अंदर। इस तरह की बात जो बयानबाजी हो रही है मुख्यमंत्री तरफ से, कहाँ देखते हो इसको? सही मैंने में तो जब किसी का डार्क पीरियड आने वाला होता है तो उल जलूल भाषण मुंह से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें किसी का दोष नहीं। कहते हैं आखिरी पलों में अपने घर वालों की पहचान भी व्यक्ति जिनसे सारी जिंदगी जूझता है, जिनके लिए सारी जिंदगी मरता है, जीता है, कमाता है, पालता है, उनको उनकी पहचान भी बंद हो जाती है आखिरी पलों में। पार्टी की यही दशा है इस वक्त। आपके सामने लोग कह रहे हैं कि इस वक्त गधे चमनप्रांत खा रहे हैं और जो घोड़े हैं वो घास चर रहे हैं। तो ये तो पार्टी के ऊपर लेवल पर हो रही बात। प्रदेश लेवल पर क्या क्या चंद्रयान पर भेजेंगे या सूर्ययान पर भेजेंगे, ये बात तो मैं महोदय पत्रकार भाई आपको जरूर कहूंगा कि हम बड़ा बोलना बोलिए, जिस आगे मुंह का थूक ऊपर गिरे। तो मेरा आप सभी से इतना निवेदन है कि आप पत्रकार भाई जिस दिन अपना चौथा पिलर सही कर देंगे, जिस दिन मीडिया अपनी ड्यूटी करना शुरू कर देगा, मजाल नहीं है कि कोई नेता भ्रष्टाचार फैला दे। अगर मीडिया सही हो जाए देश का, तो नेता की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लोगों को लूट करके अपने घर भर लें। हम मीडिया ने उसमें से उसके भ्रष्टाचार में से इससे बांट लिए, हमने खामोशी बरत ली, लोग लोगों को लूट लेंगे। मेरा आप सबों से प्रार्थना है, आप ईमानदारी से ये देखें कि मैं उस तबके के लिए लड़ रहा हूं जिस तबके में सामने आने तक भी हिम्मत नहीं है, फिर भी मैं लड़ रहा हूं, इसलिए कि ये देश आगे तब बढ़ेगा जब सबके हक सबको मिलेंगे। एक आदमी के मोटा ताजा हो जाने से पूरे परिवार के सदस्य मोटे ताजे नहीं हो सकते जबकि सबको खुराक बराबर ना मिले।
तो बस मेरा आज का इतना ही है। लेकिन अंधविश्वास के ऊपर मैं जरूर कहूंगा, अभी स्टालिन के बेटे के ऊपर FIR लॉन्च की है। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है तो ललई सिंह यादव की किताब का वो सीन सामने आएगा जिसमें उसने रामायण महाभारत को काल्पनिक करार देकर के सच्ची रामायण का निर्माण किया था, जिस पर यूपी सरकार ने बैन लगाया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस किताब को सही माना था, जिसकी रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। और 9 दिसंबर 1976 को उसका जो फैसला आया था कि जो ललई सिंह यादव कह रहा है वो व्यक्ति की अभिव्यक्ति के मुताबिक सही कह रहा है कि एक रास्ते में पत्थर पड़ा है, एक व्यक्ति उसे रोड़ा कह रहा है, एक व्यक्ति उसे पत्थर कह रहा है, एक व्यक्ति उसे भगवान कह रहा है। ये आंकलन व्यक्ति की अपनी नजर का है। जिसकी तो रोजी रोटी उस पत्थर के माध्यम से अंधविश्वासी बनाकर चलती है, वो उसे भगवान बनाएगा। जिसे वो पत्थर दिखाई दे रहा है कि मैं इसे घर उठा कर ले जाऊं, इसकी रोड़ी कूट करके अपना मकान बनाऊंगा, एक व्यक्ति उसे रास्ते की अड़चन बता रहा है। यही स्टालिन ने कहा कि भाई इस धर्म में 33 करोड़ देवी देवता अगर थे तो ये देश गरीब क्यों रह गया, ये देश अनपढ़ क्यों रह गया। वो 75% 80% लोग अनपढ़ क्यों रह गए जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। उन शास्त्रों में ढोल गवार शूद्र पशु नारी की कैसे वो चपाइयां लिखी गई कि पूज्य विपर सकल गुणहीन मत पूज्य शूद्र को है गुण प्रवीण, यानी वो हर हाल में पूजनीय है और वो हर हाल में अपूजनीय नहीं है। जहां जहां ये व्यवस्था देश में, यही देश पुष्यामित्र शुंग ने सारे बौद्ध भिक्षुओं को मार काट करके यहां से भगा दिया, कुछ काट दिए गए। जो जापान में, चीन में, रूस में जहां जहां बौद्धिस्ट का मतलब बुद्धिमान लोग गए, आज विश्व में 70% टेक्नोलॉजी जापान की है, जहां एक भी सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा का मंदिर नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ बौद्धिस्ट लोग रहे। और जो बौद्ध था, बौद्ध ने दुनिया को तार्किक ज्ञान के बारे में ज्ञान दिया था कि इंसान चोरी, नशा, झूठ, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या छोड़ करके, 5 बातों को छोड़ करके इंसान के कल्याण के लिए काम करे। जितने भी भगवानों को मान रहे, कबीरदास, रविदास, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, सोक्रेटिस, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर, जैन मुनि महाराज, पैगंबर साहब, जितने भी भगवान है वो सारे इंसान हुए, जिन्होंने इंसानों ने जनता के लिए, इस इंसानियत के लिए काम किया, उनको हमने भगवान माना। भगवान कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं बैठा।